नमस्कार। हम राजनीति विकास की चर्चा कर रहे हैं और उसमें लुशियन पाई के द्वारा बताए गए क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिंड्रोम्स विकास संलक्षण कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से लक्षण जिनकी हम चर्चा करेंगे, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन आए इसके ऊपर कि थक गया क्वेश्चन खुद। पहला है समानता, दूसरा है क्षमता, कैपेसिटी, इक्वलिटी, कैपेसिटी, और तीसरा है डिफरेंशिएशन यानी विभेदीकरण। ये तीन है। ये देखो, तीनों आपको याद रखना पड़ेगा तभी थोड़ी देर में समझ में आएगी। ये ना बहुत ही कॉमन चीजें हैं ये तीन। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में अगर समानता है भांति भांति की, लैंगिक समानता, धार्मिक समानता, जातीय समानता, क्षेत्रीय समानता, भाषाई समानता, तो इसका तात्पर्य है उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का क्या हो चुका है, राजनीति विकास हो चुका है, उस देश का राजनीतिक विकास हो चुका है। जिस देश की राजनीति व्यवस्था जो है या सरकार है, उसकी मांगों की पूर्ति करने की क्षमता बहुत अच्छी है, उसकी वितरणात्मक क्षमता बहुत अच्छी है, उसकी रेगुलेटिव क्षमता बहुत अच्छी है, उसकी एक्सट्रैक्टिव क्षमता बहुत अच्छी है, रेस्पॉन्सिव क्षमता बहुत अच्छी है। इसका तात्पर्य उसका क्या हो चुका है, उसका विकास, राजनीतिक विकास हो चुका है। विभेदीकरण, विभेदीकरण का तात्पर्य है जहां बहुत सारी संरचनाएं हैं जो अलग अलग काम करती है, एक ही संरचना सारे काम नहीं करती। अफगानिस्तान में जाओ, एक ही संरचना सारे काम कर रही है, वही कानून बना रही है, वही कानून को लागू कर रही है और वही न्याय निर्णय कर रही है। राजतंत्र में कौन करते हैं तीनों काम? राजा अकेला कर देता है। अफगानिस्तान में तो तीनों काम भी वही कर रहा है और ऊपर से धार्मिक काम भी वही कर रहा है। तो वहां तो एक ही संरचना, और शिक्षा का काम भी वही कर रहा है, कुरान की व्याख्या भी उसी की अंतिम मानी जा रही है। तो मतलब एक ही व्यक्ति धार्मिक गुरु भी है और वो राजनीतिक काम भी देख रहा है और वो शैक्षणिक गुरु भी है। तो एक संरचना सारे काम कर रही है। इसका मतलब वहां विभेदीकरण नहीं है। तो इसका तात्पर्य वहां राजनीतिक विकास है। जितना ज्यादा नई नई संस्थाएं, अलग अलग संस्थाएं होगी, जितना ज्यादा विभेदीकरण होगा, राजनीतिक विकास उतना ही ज्यादा होगा। हम अब चल रहे समानता। समानता का तात्पर्य है किसके संदर्भ में समानता? जनता। जनता जितनी ज्यादा समान होगी, राजनीतिक व्यवस्था में जितनी ज्यादा समानता होगी जनता के सामने, कौन सी समानता? विधि के समक्ष समानता, राजनीतिक समानता, सभी को वोट देने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ठीक है, अधिकारों की समानता, भांति भांति की समानता, अधिकारों और स्वतंत्रताओं की समानता, ये कायम में आती है ये समानता। दूसरी है क्षमता। क्षमता है राजनीतिक व्यवस्था कितना कर पा रही है, मांगों की पूर्ति कितना कर पा रही है, वो लॉ एंड ऑर्डर कितना मेंटेन कर पा रही है, शांति व्यवस्था कितना कायम रख पा रही है, कितनी क्षमतावान है वो, उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव क्षमता कैसी है, रेगुलेटिव क्षमता कैसी है। जिसकी ज्यादा क्षमता होगी वह राजनीतिक विकास भी ज्यादा होगा। और तीसरा है विभेदीकरण। विभेदीकरण का संबंध राजनीतिक संरचनाओं से है। संरचनाएं कि संरचनाएं कितनी प्रकार की, कोई एक ही संरचना सारे काम नहीं कर रही है ना, वहां विशेषीकरण है या नहीं है। अलग अलग संरचनाएं होनी चाहिए वहां, प्रत्येक कार्य करने के लिए, प्रत्येक कार्य करने के लिए अलग संरचनाएं। देखिए आप फिर देख रहे, प्रत्येक कार्य करने के लिए अलग संरचनाएं, कानून बनाने के लिए अलग, लागू करने के लिए अलग, न्याय करने के लिए अलग, सूचना देने के लिए अलग, शिक्षा व्यवस्था अलग, धर्म अलग, दबाव समूह, भांति भांति के दबाव समूह। ये नहीं है कि एक ही दबाव समूह सारे काम करता हो। औरतों के अलग, औरतों के भी, जो गांव की औरतें उनके दबाव समूह अलग और शहरी औरतों के अलग। औरतों में भी जो शिक्षक है उनके दबाव समूह अलग, जो डॉक्टर है उनके दबाव समूह अलग, और जो इंजीनियर है उनके दबाव समूह अलग, जो किसान है उनके औरतों के दबाव समूह अलग, और मजदूर औरतों के दबाव समूह अलग। हमने कितनी संरचनाएं कर ली जो अलग अलग काम कर रही। दल कितने होने चाहिए, एक या बहुत सारे?
बहुत सारे अलग अलग होने चाहिए ना दल भी। तो संरचना है ना अलग अलग होनी चाहिए, यानी कार्य विशेषीकरण पाया जाना चाहिए। अलग अलग संरचनाएं कार्य विभाजन पाया जाना चाहिए। अब ये बताओ मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कार्य विभाजन विशेषीकरण ये होना चाहिए, क्यों? अगर एक ही संरचना सारे काम करेगी तो बताओ क्या होगा? शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा, और शक्ति जितनी ज्यादा केंद्रित होगी वो शक्ति उतनी ज्यादा निरंकुश और खतरनाक होगी, वो वहां फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसने 3 लक्षण बताए हैं, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। समानता क्या होती है? सारे हर दृष्टि से बराबर हो, कोई भेदभाव नहीं हो। क्षमता, सरकारें कितनी मांगों की पूर्ति कर पा रही है, लोग मांग रहे हैं उसको पूरा करने की क्षमता है या नहीं है। और विभेदीकरण किसमें? संरचना। ठीक। अब ये इसने 3 सिंड्रोम बता दिए, इन तीनों को वो क्या बोलता है? विकास संलक्षण। अब आप ये तीनों कहीं ज्यादा है कहीं कम है, जहां ये जितनी ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी राजनीतिक विकास उतना ही ज्यादा होगा। अब बताओ राजनीतिक विकास कैसे कर सकते हो आप? बताओ। समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ये 3 चीजें लाके आप अपना राजनीतिक विकास कर सकते हो। ठीक। अब ये बोला कि किसी भी देश में जब राजनीतिक विकास होता है तो उस देश को राजनीतिक विकास के समक्ष कुछ संकट आते हैं, तो जो देश उन संकटों का सामना कर लेते हैं वहां तो राजनीतिक विकास हो जाता है। जो नहीं कर पाते वहां राजनीतिक विकास नहीं होता। अफगानिस्तान उन संकटों का सामना नहीं कर पाया तो वहां राजनीतिक विकास नहीं हुआ। ब्रिटेन जैसे देश करके तो राजनीतिक विकास हो गया। अब है लुशियन पाई क्या कह रहा है? वो राजनीति विकास के समक्ष कि जब राजनीतिक विकास होता है तो राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष क्या आते हैं? कुछ संकट आते हैं, क्राइसिस आते हैं। और कितने संकट आते हैं? 6। किसके सामने? राजनीतिक व्यवस्था के सामने। जब क्या हो रहा होता है? राजनीतिक विकास हो रहा होता है। ये कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था और विकास, ये कौन से संकट आ रहे हैं, किसके सामने आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको करना है राजनीतिक विकास, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के सामने कुछ क्या आएंगे? संकट आते हैं। जब आप डेवलपमेंट के कुछ मानसिक संकट आते हैं, कुछ शारीरिक संकट आते हैं, ठीक है, आप एडजस्ट नहीं कर पाते घर वालों के साथ, ऐसे संकट आते हैं जब आपका डेवलपमेंट होता है। वैसे राजनीतिक विकास होता है तो राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष क्या आते हैं? कुछ संकट। देश के सामने कुछ संकट आते हैं, राजनीतिक विकास होता है तो कुछ देशों में संकट आते हैं। ऐसे संकट 6 आते हैं। और इन संकटों के संदर्भ में उसने कौन से देश का उदाहरण दिया है? एक क्वेश्चन तैयार कि लुशियन पाई जब है अमेरिका का, लेकिन संकटों की चर्चा कौन से देश की कर रहा है? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में ये 6 संकट आए थे, उसे निपट ली थी, इसलिए उसका क्या हो गया? राजनीतिक विकास हो गया था। कौन से 6 संकट आए? तो ये कई बार सीरीज पूछते हैं। पहला संकट आया आइडेंटिटी का संकट, या कौन सा? पहचान का संकट। आइडेंटिटी क्राइसिस। देखिए जो आइडेंटिटी क्राइसिस ने बहुत ही खतरनाक होता है। पहचान का संकट ये कहता है कि अगर ये संकट दूर हो जाए तो ये सबसे बड़ा संकट होता है। ये संकट दूर होते ही राजनीतिक विकास हो जाता है। अब आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? अब हमसे पूछो कौन हो, तो पहले 2 मिनट सोचेंगे, फिर सोच के बताएंगे राजपूत है, जाट है, गुजर है, बनिया है, ब्राह्मण है। कभी ये नहीं कहेंगे भारतीय है। फिर पूछा नहीं और बताओ। एक दिन मैं बताऊं, आप कभी भी बस में बैठ जाओ किसी के पास में, पहला ही क्या पूछेगा बताओ? हाँ, के जात गाओ। आई पूछे जाति कुछ और कहते होंगे। तो मैं एक दिन जब स्कूल लेक्चरर था तो जाखड़ा वाली मेरी पोस्टिंग थी, वहां जा रहा था, जाखड़ा वाली जा रहा था। तो ऐसे बैठे तो बस क्या करते होगा, तो मैंने बता दिया क्या करता हूं। तो थे क्या ना होगा, आप काय में आते हो? मैंने बता दिया क्या
यार ऐसे मत करो यार, गड़बड़ मत करो। तो चुटकुले नहीं पैदा थोड़ी होते, आपने तो चुटकुले को वही मार दिया जहां से पैदा हो रहा था। अच्छा, तो वो पूछना चाह रहा था कि आप किस जात में आते हो, क्या आओ, क्या माओ मतलब किस जात में आते हो आप लोग। तो बड़ा उसने पूछा थे क्या माओ, मेरे को देख भाई जन ना मार के जेब में पीसा जन तो मैं ले गया कार जके दिन मांगने पीसा ना अभी में आवा बस में जमा ही ना हुआ अभी में जाऊँ पैदल ही सीधा कुत्तर पहाड़ में को तो ये संकट नहीं, सबसे बड़ा संकट आता है पहचान का संकट। हम कहते हिंदू है, हम कहते कश्मीरी है, हम कहते हैं तमिलनाडु है, तमिल के हैं, या हम जाति बता देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते हम कौन है, भारतीय। जिस दिन हमने ये सबने कहना शुरू कर दिया कि हम सब भारतीय हैं, तो उसमें हमारी तो बंधुत्व का विकास हो जाएगा और पहचान का संकट दूर हो जाएगा। अभी मेरी पहचान के लिए झगड़ रहे हैं, मैं क्या, ये दूर होते ही और उस दिन उस देश में शांति आ जाती है, सारे लोग डेवलपमेंट करने लगते हैं, बंधुतापूर्वक रहने लगते हैं, और एक संकट निपट जाता है, कौन सा, आइडेंटिटी क्राइसिस। ब्रिटेन में ये संकट था, तुम वेल्स के हो, तुम स्कॉटलैंड के हो, ठीक है, तुम इंग्लैंड के हो, तुम आयरलैंड के हो, तुम कैथोलिक हो, तुम प्रोटेस्टेंट हो, ऐसे संकट आए, ऐसे संकट आए तो वो संकटों से निपट लिए और सारे ब्रिटिश हो गए, सारे ब्रिटिश होते संकट दूर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। दूसरा जो संकट आता है वो किसका आता है, वैधता का, लेजिटिमेसी का आता है। लेजिटिमेसी का तात्पर्य है कि लोग अपने ही संस्थाओं को वैध नहीं मानते। अब ये कौन सी वैधता आती है, अफगानिस्तान में 2002 से लेके और 2022 तक 20 साल तक लोकतंत्र रहा, वहां राष्ट्रपति रहा, संसद रही, लेकिन लोग उनकी बातें मानते नहीं थे, स्वीकार नहीं करते थे, वो कबीले की बातें पहले मानते थे। तो ये कौन सा संकट आता है, वैधता का। वैधता का तात्पर्य है हम सरकार की बातों को, कानूनों को दिल से स्वीकार नहीं करते, हम संविधान को नहीं मानते। संविधान कहता है कि आप अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता नहीं करोगे, आप लिंग के, जाति, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करोगे, लेकिन हम क्या करते हैं, सारे उल्टे काम करते हैं। इसका तात्पर्य हम उसको वैध नहीं मानते, हम तो अपनी परंपराओं को, रूढ़ियों को ज्यादा दिल से स्वीकार करते हैं। तो हम अपनी ही सरकार की बातों को नहीं मानते, कानून तोड़ते रहते हैं, इसका तात्पर्य हमें वो सरकार और उसके कानून पसंद नहीं है। तो दूसरा संकट आता है वैधता का। फिर आप एक दिन क्या करने लगते हैं, आप कहते हैं यार सरकार हमारी अच्छी, हमारा देश अच्छा है, हमारा संविधान अच्छा है, वो सारे काम करने लगते हैं जो सरकार कहती है, कानून बनाती है, तो उस दिन शांति आ जाती है, उस देश का राजनीति विकास होता है, आप दिल से स्वीकार कर लेते हैं देश के कानूनों को। तीसरा संकट आता है इंसर्शन का, या इस इंसर्शन को क्या बोलते हैं, वो अंतः प्रवेश, इंसर्शन का संकट। इसमें क्या होता है, अंतः प्रवेश, अंतः प्रवेश में कि लोकतंत्र आ गया है, लेकिन कुछ ही लोग उस पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ग्रास रूट तक वो चीज जाती नहीं है। 1990 से पहले लोकतंत्र था, प्रतिनिधित्व भी था, वोट भी होते थे, लेकिन कुछ विशिष्ट जातियों ने इन पे क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा। 90 के बाद फिर हाशियाकर जातियां भी आगे आई और उन्होंने भी अपने अपने पद प्राप्त कर लिए। तो 90 से पहले लोकतंत्र का क्या नहीं हुआ था, अंतः प्रवेश। अभी महिला आरक्षण बिल है, ये क्या दिखा रहा है, अंतः प्रवेश। अंतः प्रवेश होता है ग्रास रूट तक जाना, नीचे तक लोकतंत्र का फैलाव हो जाना, हर एक संस्था में लोकतंत्र का प्रवेश कर जाना। अब महिलाओं तक लोकतंत्र नहीं था, लोकतंत्र अब तक कहां था, पुरुषों तक था, अब वो कहां तक पहुंच गया है, महिलाओं तक, प्रतिनिधित्व महिलाओं तक पहुंच गया है। देखिए अंतः प्रवेश का तात्पर्य आप प्रत्येक गतिविधि में लोकतंत्र आ जाता है। अभी भी भारत में लोकतंत्र का पूर्णतः समानता का अंतः प्रवेश नहीं हुआ है। अभी भी समाज में क्या पाया जाता है, भेदभाव पाया जाता है। राजनीतिक रूप से भले ही हम समान हो गए, सामाजिक रूप से समान नहीं हुए, आर्थिक रूप से गरीब और अमीर की खाई क्या होती जा रही है, और ज्यादा चौड़ी होती जा रही है। तो अंतः प्रवेश का तात्पर्य है कि जब हर चीज ग्रास रूट तक पहुंच जाती है, पैसा, सामाजिक गरिमा, इज्जत, लोकतंत्र, तो हम कह रहे हैं अंतः प्रवेश का संकट दूर हो गया, उसका राजनीतिक विकास हो जाता है। एक और संकट होता है, कौन सा, सहभागिता का।
कि नागरिकों को पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। पार्टिसिपेशन का तात्पर्य जैसे रूस है, रूस में कितना दल है? एक ही दल है। अगर आप उस दल से संतुष्ट हो तो बताओ कहां जाओगे? कोई चारा नहीं है, आप सहभागिता कर ही नहीं पाओगे। तो सहभागिता का तात्पर्य है कि जब जनता को राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी का मौका नहीं मिलता, या तो कुछ ही परिवार कब्जा कर लेते हैं, या एक दल कब्जा कर लेता है, या एक दो दबाव समूह वो भारी हो जाते हैं, ठीक है, एक ही धर्म भावी हो जाता है, धर्म के दबाव समूह हावी हो जाते हैं, ऐसे में हमारी सहभागिता घट जाती है। तो जन सहभागिता जितनी, ये संकट टल जाता है, सारे लोग सहभागिता करने लगते हैं, अमीर गरीब अगड़े पिछड़े सब जागरूक और सहभागी हो जाते हैं, तो हम कहते हैं क्या हो गया? राजनीतिक विकास। फिर ये संकट आता है। फिर एक संकट आता है वितरण का संकट, डिस्ट्रीब्यूशन। अब वितरण, आप ये बताओ कि इस देश में पदों का वितरण, इस देश में गरिमा का वितरण और इस देश में प्रतिनिधित्व का वितरण क्या सही है? क्या नहीं है? अधिकारों का वितरण नहीं है। इसका तात्पर्य जिस देश में अधिकारों का, गरिमा का, पदों का, धन संपदा का वितरण जितना अच्छा होगा, उस देश का विकास भी उतना ही अच्छा होगा। तो एक संकट कौन सा आता है? वितरण का। वितरण के मामले हमने हाशियाकृत वर्गों को, औरतों को, दिव्यांगों को क्या कर रखा है? बाहर कर रखा है। तो ये सही वितरण नहीं होता। जैसे इस चीजों का सही वितरण हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वहां राजनीतिक विकास हो जाता है। एक संकट ही आता है वितरण का संकट। और एक संकट क्या आता है? एकीकरण, इंटीग्रेशन का संकट। इंटीग्रेशन का तात्पर्य ये है कि जब आपकी राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न वर्गों की मांगों के मध्य क्या नहीं कर पाती? एकीकरण, तो वो वर्ग आपस में लड़ते हैं बुरी तरह से, और तब राजनीतिक व्यवस्था विकास नहीं करती बल्कि उसका पतन हो जाता है। तो एकीकरण होगा। एकीकरण होता है विभिन्न विरोधी मांगों में एकीकरण, विभिन्न विरोधी मांगों में एकीकरण। मैं आपको थोड़ी सी परिभाषा बताता हूं क्या है। लोकतंत्र में बताओ क्या होता है? आर्थर बेंटले के अकॉर्डिंग क्या होता है? बहुत सारे समूह होते हैं, वो समूह अपनी अपनी मांगों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं, आपस में संघर्ष करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। वो कहते हैं मेरे हित पूरी करो, मेरे हित पूरी करो। सरकार क्या करती है लोकतंत्र के अंदर? वो रेफरी की भूमिका निभाती है और सबके हितों को क्या कर, ढंग से उनको खेल खिलाती है, उनके हितों को क्या कर देती है? एकीकरण। कांग्रेस क्या करती थी? कांग्रेस से कोई भी वर्ग नाराज नहीं था। मुसलमान खुश, कांग्रेस हमारी। दलित खुश, कांग्रेस हमारी। किसान खुश, कांग्रेस हमारी। ब्राह्मण खुश, कांग्रेस हमारी। सारे खुश थे कांग्रेस से। तो कांग्रेस क्या करती थी? विभिन्न विरोधी मांगे जो होती थी विभिन्न वर्गों की, उनमें क्या कर लेती थी? एकीकरण। बीजेपी के साथ संकट ये है कि विभिन्न विरोधी मांगों में क्या नहीं कर पाती? एकीकृत नहीं कर पाती। इसलिए ना बहुत सारे वर्ग, विशेषकर अल्पसंख्यक, इससे क्या रहते हैं? नाराज रहते हैं। तो एकीकरण का संकट हो आता है। जैसे ही विभिन्न विरोधी मांगों में एकीकरण हो जाता है ना, उसके बाद उस देश का राजनीतिक विकास हो जाता है। तो राजनीतिक विकास के समक्ष कितने प्रकार के संकट आते हैं? 6 प्रकार के संकट आते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, लेजिटिमेसी, इंसर्शन का, सहभागिता का, डिस्ट्रीब्यूशन का और इंटीग्रेशन का। ये एक बार में तो देखो तो याद नहीं होंगे दोस्तों, ये आपको 3-4 बार पढ़ने पड़ेंगे। और ये एक बार तो ये पूछ लिया कि इनको सीरीज सी और लगाओ, ये हो रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगाओ। अब एक तो इनको याद करो और एक सीरीज सी और याद करो, ये और पूछ लेते हैं कई बार तो मैंने उल्टा सीधा कर दिया, मेरे भी याद नहीं रहे। तो एकीकरण कहां चला गया है? 5वें में चला गया और वितरण अंत में आ गया है। तो एक बार ये भी पूछा हुआ है। अब मैं आपसे ये बताऊं कि ऐसी ही चर्चा एक व्यक्ति और करता है, उसका नाम है लियोनार्ड विंडर या वाइंडर, जो भी कह दे आप। लियोनार्ड विंडर, इसने कहां का अध्ययन किया था? विंडर ने पाकिस्तान का। विंडर की पुस्तक है क्राइसिस एंड सीक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इतना याद रख लो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के समक्ष संकट और क्रमबद्धता, सीक्वेंसेस, विंडर।
अब विंडर इनमें से कितने संकटों की बात करता है? एक क्वेश्चन ये पूछा, इन शुरुआत वाले 4 संकटों की चर्चा करता है। किसी राजनीतिक व्यवस्था का जो विकास होने लगता है तो कितने संकट आते हैं? 4 संकट आते हैं। पहले राष्ट्र राज्य बनने का संकट, कोई कहता है मैं कश्मीरी हूं, कोई कहता है मैं तो द्रविड़ हूं, मैं तो अलग होऊंगा, ये संकट। फिर वैधता का, लोग सरकार की बात मानते नहीं है, राजा की मानते थे। अच्छा ये बताओ आप, वैधता का संकट बताता हूं आपको। जो है ना अगड़ी जातियों के गांव है जिनमें वो ज्यादा है, और वहां सीट आ गई आरक्षित, और गांव के बारे में फैसला करना है, तो फैसला कौन करेगा? सरपंच करेगा। वो निर्वाचित, आजकल तो वही लोकतंत्र में निर्वाचित सरपंच ही तो फैसला करेगा। और गांव अगड़ी जातियों का है, सीट आरक्षित वर्ग के पास, सरपंच आरक्षित वर्ग का है, क्योंकि रोटेशन में आ गई सीट आरक्षित वर्ग के, वो जीत गया सरपंच। अब उसने कहा कि अपने गांव में ऐसा करेंगे, तो क्या वो मान लेंगे उसकी बात? नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी भी उनमें जातीय दंभ गया नहीं है, तो उसकी बात नहीं मानेंगे। उन्हीं में से फिर एक अगड़ी जातियों में से एक जो लुंठ आदमी है, वो खड़ा होकर कहता है अपने को ये काम करना है, तो सारी बात उसकी मान लेंगे। उसके तो आदेश वैध है, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से चयनित व्यक्ति के आदेश वैध नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा माइंड सेट है वो चेंज है नहीं हुआ, धीरे धीरे चेंज होते हैं, फिर संकटों का निवारण होता है। 50 साल बाद बताओ हम कितने, आज से 10-20 साल पहले सरपंच को हम कुछ नहीं समझते, सरपंच धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? शक्तिशाली। इसका तात्पर्य अपने देश में पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता जा रहा है। हम राजनीतिक सत्ता, लोकतांत्रिक सत्ता के आदेशों को धीरे धीरे क्या मान रहे? वैध मान रहे। अंतः प्रवेश, सहभागिता, वितरण, एकीकरण, ऐसे ही 4 संकट किसने बताए हैं? बिंडल ने। ये शुरुआत वाले 4। अब हमने एक विचार पूरा कर लिया, कौन सा? लुशियन पाई। विकास के सिंड्रोम्स कितने हैं बताओ? 3। कौन से? समानता, क्षमता और विभेदीकरण। संकट 6। ठीक है, ये भी याद हो जाएंगे। पोल बरान और वो पुष्पूर्व शर्तें। अब हम जो अगली चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे? ग्रेबियल आमंड की करेंगे। इतना ही करेंगे आज, क्योंकि आज कोरे ही क्या है? फैक्ट्स है, नीरे फैक्ट्स। आमंड करा दूं? चलो आमंड कर लेते हैं, 10-15-20 मिनट आमंड कर लेते हैं, एक आमंड ही कर लेते हैं। आमंड, ये आमंड की पुस्तकें आपको याद है, आमंड कोलमैन की भी और आमंड पावेल की भी। आमंड कोलमैन की पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग एरियाज, और आमंड और पावेल की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। पहले कौन सी आई थी? पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, आमंड। आमंड से पूछा गया भाई तू बता क्या है राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा? तो ये बोला इसका तात्पर्य है संस्कृति का लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशन, वह भूमिका का विभिन्नीकरण या विभेदीकरण, एक ही बात है, भूमिका विभिन्नीकरण। ये है, वो बोला ये परिभाषा अत्यंत फेमस परिभाषा है। किसकी? आमंड की। क्या है पॉलिटिकल डेवलपमेंट? तो बोलते पॉलिटिकल डेवलपमेंट राजनीति का संस्कृति का लौकिकीकरण और भूमिका का विभिन्नीकरण। एक तो परिभाषा होगी, ये सबसे फेमस परिभाषा है। अगर परिभाषा पूछी जाएगी तो आमंड की ये वाली परिभाषा पूछी जाएगी कि राजनीतिक विकास को किसने संस्कृति के लौकिकीकरण और भूमिका के विभिन्नीकरण के साथ जोड़ा? ये बताओ आप। तो आमंड ने। अब आमंड ने इसको हटा देते, अब याद हो जाएंगे ये चीजें, आपको रटने की जरूरत नहीं है। इससे पूछा गया तू बता लक्षण क्या है? तो इसने 3 लक्षण बताए राजनीतिक विकास के। ये बोला राजनीतिक विकास के 3 लक्षण है। एक है संस्कृति का लौकिकीकरण, एक है उपव्यवस्था स्वायत्ता, और एक है भूमिका विभिन्नीकरण।
लो जी, संस्कृति का लौकिकीकरण क्या होता है कि जिस संस्कृति में बहुत ज्यादा लौकी खाई जाती है, नहीं वो नहीं होता। आप देखो, लौकिकीकरण होता है सेकुलराइजेशन, और सेकुलराइजेशन एक अत्यंत व्यापक शब्द है। सेकुलराइजेशन सिर्फ धार्मिक और धर्मनिरपेक्षता नहीं है, इसका तात्पर्य सीधी निरपेक्षता। वो संस्कृति जो प्रत्येक मामले में निरपेक्ष हो, न तो वो लैंगिक भेद करती हो, न वो धार्मिक भेद करती हो, न वो जातीय भेद करती हो, न वो रंग भेद करती हो, न वो गरिमा का भेद करती हो, न भाषाई भेद करती हो, न क्षेत्रीय भेद करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लौकिकीकरण बोलते हैं। अब सीधा है ना, कई बार आप इसको सेकुलर बोल देते हैं। सेकुलर का हम सीधा अर्थ क्या लगा लेते हैं? हम वो धर्मनिरपेक्ष है, जिसमें धर्म के आधार पे भेदभाव है, नहीं है। लेकिन सेकुलराइजेशन इससे व्यापक शब्द है, इसका तात्पर्य समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव है नहीं है। समाज में सारे लोग विभिन्न तरीके से बराबर है, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, हर आधार के ऊपर बराबर है। इसका तात्पर्य वह लोग क्या है बताओ? समान है, इक्वल है। तो ये है संस्कृति का लौकिकीकरण। तो जिस देश में संस्कृति का लौकिकीकरण जितना ज्यादा होगा, उसका राजनीतिक विकास भी उतना ही ज्यादा होगा। ये है प्रत्येक प्रकार से क्या आना? समानता। तो अब बताओ, लुसियन पाइक का किससे साम्यता है? इसका समानता से। अब आ गया उपव्यवस्था, स्वायत्ता। उपव्यवस्थाएं क्या होती है? चलो बताओ। दल है, दबाव समूह है, मीडिया है। अब ये जितनी ज्यादा स्वायत्त होगी, ये जितनी ज्यादा स्वतंत्र होगी, राजनीति व्यवस्था की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। आप इससे क्या फर्क पड़ता है? उपव्यवस्था, स्वायत्ता। उपव्यवस्था स्वायत्ता का तात्पर्य है राजनीतिक दल है बहुत सारे, दबाव समूह बहुत सारे, मीडिया स्वतंत्र है, जाति स्वायत्त है, धर्म स्वायत्त है। आप जितने भी और जानते हो स्वायत्त है। उपव्यवस्थाएं जितनी ज्यादा खुली होगी, स्वतंत्र होगी, स्वायत्त होगी, राजनीतिक विकास भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि क्षमताएं फिर उतनी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जितनी ज्यादा दबाव समूह होंगे, लोगों के हित उतने ही सामने प्रकट होंगे। जितने हित प्रकट होंगे, उनकी पूर्ति भी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। आपको ये समझ में नहीं आया कि जितनी ज्यादा उपव्यवस्थाएं खुली होगी, उतना ही ज्यादा उस व्यवस्था की क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। हम छोटी सी चर्चा करें। हम एक दबाव समूह के रूप में अखिल भारतीय महिला आरक्षण समिति ले लेते हैं। महिला आरक्षण समिति, हम बात कर रहे हैं एक रूढ़िवादी समाज की। वहां महिलाओं को घर से निकलने देंगे क्या? नहीं। एक ऐसा समाज आ गया जहां उपव्यवस्थाएं क्या है? स्वायत्त है। राजनीति भी उनको पैदा होने से रोकती नहीं है। चीन में महिलाएं शी जिनपिंग से कह देगा हमें भी 33 आरक्षण दे। वहां ये दबाव समूह है, ये स्वतंत्र है नहीं है। वहां शी जिनपिंग से कुछ नहीं दे, मोदी से कह सकते हो कि हमें क्या चाहिए? आरक्षण चाहिए। महिला आरक्षण समिति आरक्षण मांग रही है, स्वाभाविक है, अपने हितों का प्रकटीकरण कर रही है। अब इन महिलाओं को अगर मिल गया आरक्षण, पूर्ति हो गई इसकी, तो समाज कमजोर होगा या सशक्त होगा? डेवलपमेंट ज्यादा होगा, कम होगा? ज्यादा होगा। वो क्षमता, वो दबाव समूह देखो कितने क्षमतावान हो गया। पहले महिलाओं को कोई नहीं पूछता था, महिलाओं की मांग पूर्ति हो गई है। तो इससे क्या होता है? किसी जितने ज्यादा उपव्यवस्था में स्वायत्तता पाई जाएगी, उस व्यवस्था की क्षमता भी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। जहां अच्छा मीडिया है, बहुत सारे राजनीतिक दल है, बहुत सारे दबाव समूह है, उस देश की क्षमता उतनी क्या होती है? ज्यादा होती है। डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता, रेगुलेटिव क्षमताएं, ये उतनी ज्यादा होती है। तो उपव्यवस्था स्वायत्तता का संबंध किससे है बताओ? क्षमता से। ज्यादा स्वायत्तता, ज्यादा क्षमता। अब आपको नहीं समझ में आया कि क्षमता और स्वायत्तता का संबंध किससे है? आप ये बताओ, एक परिवार का उदाहरण लेते हैं। वो परिवार जिसकी महिलाएं दबी कुचली है, वो ज्यादा क्षमतावान है, या जिसकी महिलाएं पढ़ी लिखी है और अच्छी कामयाब है?
उसकी क्षमता ज्यादा होती है ना, वो हर मामले में क्षमतावान होता है, आर्थिक रूप से भी क्षमतावान होता है, शैक्षणिक रूप से भी, हर तरीके से गरिमा भी उसकी ज्यादा होती है, उस परिवार की ज्यादा, महिलाएं पढ़ी लिखी होती है। तो जितनी ज्यादा मैंने तो परिवार की स्वायत्ता की चर्चा की है कि जब हम खुलापन लाते हैं, स्वायत्ता बढ़ती है, तो पूरी व्यवस्था की क्षमता बढ़ती है। महिलाओं को खुला छोड़ते ही पूरा परिवार ही क्या हो गया है, मजबूत हो गया है। तो ऐसे ये उपव्यवस्था स्वायत्ता जितनी ज्यादा होगी, उस व्यवस्था की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा हो। अब आ गया भूमिका का विभिन्नीकरण। ये बिल्कुल विभेदीकरण की तरह है, लेकिन इसमें अंतर आ गया। देखिए, दो प्रकार का विभिन्नीकरण हो सकता है। एक हो सकता है संरचना विभिन्नीकरण और एक हो सकता है प्रकारीय विभिन्नीकरण। प्रकारीय को भूमिका कह दो, रोल डिफरेंशिएशन। लुशियन पाई संरचनाओं की चर्चा कर रहा है कि जिस देश में अलग अलग कार्य करने के लिए जितनी ज्यादा संरचनाएं होगी, उस देश का विकास उतना ही ज्यादा होगा। अब आप देखो, फंस गया वो कह के, आमंड ने बात पकड़ ली। वो बोला तू बता, चीन चल, तू चीन में संसद है कह, चीन में राजनीतिक दल कह, चीन में न्यायपालिका है, वो भी है, और चीन में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री भी है, और मंत्रिपरिषद भी है, सारी है। लेकिन उसके बावजूद वहां संरचनाएं अलग अलग है, लेकिन काम अलग अलग नहीं होते। सारे काम वही होते हैं जो वहां का राजनीतिक दल कह देता है। तो संरचनाएं अलग होने से काम नहीं चलेगा, उनके काम भी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, दबाव समूह, दल, सब कुछ है चीन के अंदर, लेकिन बात किसकी मानते हैं, शी जिनपिंग की। तो अलग अलग संस्थाएं होने से। अच्छा, अखबार किसकी बात मानते हैं, चलो बताओ। अखबार भी बहुत है, किसकी बात मानते हैं, सरकार की बात मानते हैं, शी जिनपिंग की बात मानते हैं। तो वो कहते हैं अखबार, वो लुशियन पाई बोला था, अलग अलग संरचनाएं हैं, तो उतना ज्यादा विकास होगा। मीडिया अलग है, अखबार अलग है, सरकार नहीं चलाती, अखबार अलग चल रहे हैं। तो वो ठीक है, मान लिया अलग चल रहे हैं। न्यायपालिका जज बनते हैं कि हाँ बनते हैं, पढ़े लिखे लोग जो LLB के हैं वो जज बनते हैं, मान लेते हैं। वहां दबाव समूह है, बहुत सारे मजदूरों के हैं, स्त्रियों के हैं, सबके हैं, वो भी मान लेते हैं। वहां संसद भी है जिसमें 3000 के आसपास मेंबर है, कि बिल्कुल वो भी है। वहां कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कौन शामिल रहते हैं, मंत्री। क्या संरचनाएं अलग अलग होने से क्या हो गया, आदेश किसका चलता है, एक आदमी का, बाकी तो उसका मुंह देखते रहते हैं। तो विभेदीकरण नहीं हुआ, ये तो माहौल है विभेदीकरण का। काम होना चाहिए, संरचनाएं अलग होने से काम नहीं चलेगा, उनके काम क्या होने चाहिए, अलग अलग, स्वायत्त और स्वतंत्र होने चाहिए एक दूसरे से। न्यायपालिका अलग काम करेगी, वो राष्ट्रपति की बात है नहीं मानेगी, वो स्वतंत्र रूप से काम करेगी, वो दबाव में नहीं आएगी। तो आमंड ने संरचना विभेदीकरण की बजाय कौन सा विभेदीकरण किया, प्रकारीय, स्ट्रक्चर की बजाय कौन सा, फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच में संरचनाएं भी आ जाती है और कार्य भी आ जाते हैं। तभी इन्होंने कहा ना, इसका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल है, दरअसल का सही नाम क्या है, प्रकार्यात्मक या फंक्शनल मॉडल। ये क्यों, फंक्शन में संरचनाएं अपने आप ही शामिल हो जाती है। अब बताओ कि मैंने आपको ये जो भूमिका विभिन्नीकरण बताया, इसका तात्पर्य क्या है। हाँ, कि सिर्फ संरचनाएं अलग होने से काम नहीं चलेगा, उनके काम भी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो आमंड ने राजनीतिक विकास की कितनी लक्षण बताए, 3, संस्कृति का लौकिकरण, उपव्यवस्था स्वायत्ता और भूमिकाओं का विभिन्नीकरण। अब आमंड और पावेल की एक पुस्तक है, और पुस्तक का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। एक विकासात्मक उपागम दिया हुआ है। वो कहते हैं कि चलो देखते हैं विकासात्मक उपागम में क्या है। तो वो कहते हैं हम नापते हैं राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकास, नापते हैं। विकास कैसे नापोगे, चलो मुझे तो नहीं पता, आप बताओ कैसे नापोगे। नहीं, विकास नापोगे कैसे, ये बताओ आप तो मुझे। आर्थिक विकास नापोगे, नहीं, कैसे नापोगे। वहां संस्कृति में समानता है या नहीं है, वहां उपव्यवस्था स्वायत्त है या नहीं है, वहां भूमिकाएं का विभिन्नीकरण है या नहीं है, एक ही सारी काम करिए, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग काम कर रही है।
तो ऐसे करके और राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो विकास हुआ है उसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार के देश होते हैं। फिर इनको कर लेते हैं। ये कौन कौन से, इनको रटना मत। 3 प्रकार के देश होते हैं। एक होते हैं रूढ़िवादी, ट्रेडिशनल, नहीं, आदिम। आदिम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रीमेटिव, आदिम, प्रीमेटिव। दूसरे होते हैं परंपरागत। कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, ट्रेडिशनल, परंपरागत। और तीसरे होते हैं मॉडर्न, आधुनिक। तीन प्रकार के देश होते हैं। अब आप कैसे पता करोगे आदिम कौन सा है, परंपरागत कौन सा, आधुनिक कौन सा है? बताओ। इन तीनों के आधार पे पता करेंगे। जहां समाज में भारी असमानता है, लोग असमानता है क्या इसके बारे में जानते भी नहीं है। उपव्यवस्थाओं को नाम ही नहीं सुना। उपव्यवस्थाएं होती क्या है? कबीला सा होता है और वो सारे कबीले का मुखिया ही सारे काम करता रहता है। वहां कोई भूमि का विभिन्नीकरण नहीं होता, कोई उपव्यवस्था स्वायत्ता नहीं होती, कोई समानता नहीं होती। वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं? आदि व्यवस्था। इनको वो बोलता है आवर्ती व्यवस्थाएं, कि ये पिछड़ी हुई सी व्यवस्थाएं है। ऐसा सा एक नाम बोलता है वो। ठीक है। अब ये कहां पाई जाती है? कि ऐसी व्यवस्थाएं कि लोग जानते नहीं किसी के बारे में। ये पाई जाती है जो इग्लू बनाते हैं ना, ये एक्सिमो। एक्सिमो कहां पड़ते हैं आप? और ऊपर है उसमें बर्फ में, साइबेरिया के अंदर एक्सिमो। वो इग्लू बर्फ का घर बनाते हैं। कुत्ते की वो रेंडियर के वो स्लेब बनाते हैं, नीचे फिसलने वाली गाड़ी बनाते हैं, ये होते हैं। तो ये जो एक्सिमो है, एक कोई घाना की जनजाति है जो जानते नहीं इनके बारे में, समानता उमानता के बारे में। ये कौन सी व्यवस्थाएं हैं? आदि व्यवस्थाएं, कबीलाई। दूसरी होती है कौन सी? परंपरागत। परंपरागत में क्या होता है? परंपरागत में शासकीय है और राजनीतिक, दोनों संरचनाएं अलग अलग होती है लेकिन विकसित नहीं होती, होती अलग अलग है। शासकीय राजनीतिक विभिन्नीकरण पाया जाता है। अब ये क्या है बताओ? यहां कोई शासकीय नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है, एक संरचना सारे काम करिए, कोई समानता नहीं है। यहां शासकीय और राजनीतिक अलग अलग है। अब मैंने आपको जब धर्मनिरपेक्षता कराई थी, पंथ सेकुलराइजेशन कराया था, तब मैंने आपको एक ऐसी गैर सेकुलर राज्य कराया था जिसमें वो अलग होता है, राजनीतिक संस्थाएं अलग होती है और धार्मिक संस्थाएं अलग होती। करवाया था ना आपको। लेकिन धर्म हावी रहता है। पाकिस्तान में क्या है? धर्म की संस्थाएं अलग होती है और राजनीतिक संस्थाएं अलग होती है, लेकिन होता वो धार्मिक राज्य है, लेकिन संस्थाएं अलग अलग होती है। अब इसमें शासकीय और राजनीतिक कौन सी संस्थाएं? अब आप मुझे बताओगे ये, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह कराया था। 2 प्रकार की चीजें होती है, एक होती है गवर्नमेंट और एक होती है पॉलिटिकल। बताओ कौन सी है? गवर्नमेंट कौन सी है? गवर्नमेंट स्ट्रक्चर औपचारिक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उनके फंक्शन देख लिया आपने, नियम निर्माण, क्रियान्वयन और ये। और दूसरे कौन से? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कौन से? परिवार। ठीक है, ठीक है। ये आपके मित्र मंडली, दबाव समूह, राजनीति दल, ये अलग होती है और ये अलग होती है। ये दोनों अलग अलग पाई जाती है। ये कौन सी होती है? परंपरागत होती है। ये कहां पाई जाती थी? कि ये जो ट्यूडर काल था, अब मुझे काल तो कब से कब था मुझे नहीं पता, ब्रिटेन का ट्यूडर काल, अफ्रीका के कुछ देशों के अंदर, अब पता नहीं कहां कहां से उदाहरण ला रहा है। मजबूरी यही है कि वो जो दे दिया वही अपने उदाहरण दे दें और देश का दे दें, लेकिन हम दे नहीं सकते। ब्रिटेन, ट्यूडर काल का ब्रिटेन और सामंती काल का फ्रांस,
यहाँ पादरी वगैरह ये सारे अलग हुआ करते थे, धर्म वगैरह ये राजकीय संस्थाएं, सॉरी शासकीय संस्थाएं अलग हुआ करती थी। तो यहाँ शासन और राजनीतिक प्रकारों में क्या पाया जाता है? भेद पाया जाता है। तीसरी होती है आधुनिक। यहां ये सही होती है, यहां पाया जाता है राजनीतिक संरचनाओं में, इंस्टा प्रोफेसर में राजनीतिक संरचनाओं में विभेदीकरण। इसका तात्पर्य क्या है? राजनीतिक संरचनाएं अत्यंत स्वायत्त होती है, बहुत सारे दल होते हैं, बहुत सारे दबाव समूह होते हैं, उपव्यवस्थाएं पूर्णतः स्वायत्त पाई जाती है। तो इन तीनों में आपको अंतर क्या नजर आ रहा है? यहां कोई तो राजनीतिक नहीं और कोई शासकीय नहीं है, यहां पता ही नहीं चलता, गड्ढमड है। यहां शासकीय और राजनीतिक क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। और यहां राजनीतिक है वही आगे बहुत ज्यादा फैल जाती है और आधुनिक हो जाती है। परिवार, दल, राजनीतिक दल, संचार, मीडिया, याद आ रहा है आपको कौन कौन सी करवाई थी मैंने? समाजीकरण और भर्ती करने वाली, हितों को इकट्ठा करने वाली, हितों को प्रकट करने वाली और संचार करने वाली मीडिया है। ये सारी यहाँ इनका विभेदीकरण होता है। बहुत सारे प्रकार के दल होते हैं, बहुत सारे दबाव समूह होते हैं, बहुत सारे अखबार मीडिया होता है भांति भांति का। तो ये सबसे ज्यादा आधुनिक होती है। तीनों जो लक्षण बताए मैंने वो ज्यादा कहां पाए जाते हैं बताओ? इसमें यहां कोई लौकिकीकरण नहीं है, कोई उपव्यवस्था स्वायत्ता नहीं है और कोई यहाँ विभेदीकरण नहीं है। एक ही संस्था सारे काम कर रही है। यहाँ थोड़ा थोड़ा विभेदीकरण है और यहाँ पूर्णतया ही विभेदीकरण है। तो ये तीन प्रकार के। अब आधुनिक को भी वो क्या करता है? तीन प्रकार में बांट देता है। अब ये ना इसकी विशेषता याद रखना कि आदिम की विशेषता क्या है, परंपरागत की विशेषता क्या है और आधुनिक की विशेषता क्या है। एक क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। इसकी विशेषता ये आवर्तिक होती है। इसकी विशेषता है शासकीय राजनीतिक कार्यों में विभेदीकरण और इसका क्या है? राजनीतिक संरचनाओं और कार्यों का विभेदीकरण। अब आप तो मुझे इसमें भेद बता दो, फिर आपको याद हो जाएगा। देखो इसमें इनमें थोड़ा बहुत अलग पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी अलग दिखती है, ये भी अलग दिखती है, लेकिन ये इन पे कोई ज्यादा प्रभावित है नहीं कर पाती। अच्छा डेवलपमेंट होता है तब ये विकसित हो जाती है। कौन सी संरचनाएं? अनौपचारिक। यहाँ आधुनिक में अनौपचारिक क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। तो ये है, ये याद रखना, ये वाला इसकी विशेषता क्या है। अब ये जो आधुनिक है ना, ये कितने प्रकार की है? देखो ना, आधुनिक भी तीन प्रकार की होती है। देखो ये तब समझ में आएगा जब आप इनके क्वेश्चंस करोगे, एक दूसरे को समझाओगे। मॉडर्न भी तीन प्रकार की होती है कहता है। एक मॉडर्न होती है जिसमें डेमोक्रेसी पाई जाती है, लोकतांत्रिक। आप फंस जाओगे आप। दूसरी होती है अथॉरिटेरियन, सत्तावादी। सत्तावादी कराया था ना, अथॉरिटेरियन, सत्तावादी। और तीसरी होती है थोपी हुई, ऊपर से आई हुई, थोपी हुई, लोकतांत्रिक। आधुनिक तीन प्रकार की है, लोकतांत्रिक, सत्तावादी और थोपी हुई। ये लोकतांत्रिक है ना, ये कोई एक प्रकार की नहीं होती। एक होती है जहां उच्च मात्रा में स्वायत्ता पाई जाती है, उच्च स्वायत्ता पाई जाती है। उपव्यवस्थाओं में उच्च उपव्यवस्था स्वायत्ता। इसका तात्पर्य क्या है बताओ? उच्च मात्रा में उपव्यवस्था है, स्वायत्त है, बहुत ज्यादा स्वायत्त है, दबाव समूह पूर्ण स्वायत्त है, खुले हैं एकदम से। राजनीतिक दल कितने बनाओ सब छूट है आपको, मीडिया बिल्कुल खुला है, ठीक। ये उच्च उपव्यवस्था स्वायत्ता है, ये पाई जाती है यूएसए में और ये कहां पाई जाती है? यूके में। फिर ये कहता है कि उपव्यवस्था स्वायत्त तो है लेकिन किस मात्रा में है? सीमित मात्रा में। ये कहां पाई जाती है? फ्रांस में। कि उपव्यवस्था मीडिया स्वतंत्र लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है, ये कहां पाया जाता है? मेक्सिको में। अगर मैं कहूं इनमें से भारत को रखना हो तो बताओ कहां रखोगे? नहीं, इसमें रखना पड़ेगा। यहां दबाव समूह बहुत ज्यादा स्वतंत्र है नहीं है, वो पार्टियों से दबते हैं, दल व्यक्ति से दबता है और मीडिया गोदी मीडिया हो गया है।
तो इसका मतलब उपव्यवस्थाएं हैं ये बहुत ज्यादा स्वायत्त नहीं, कम है। जैसे कैसे पाया जाता है, मैक्सिको पाया जाता, भारत में ऐसी है। सत्तावादी है तो लोकतांत्रिक भारत में सत्तावादी, सत्तावादी भी कई प्रकार की होती है तो ये आधुनिक व्यवस्थाएं, लेकिन ये क्या कर लोगों पे कब्जा रखती है। सत्तावादियों में एक होती है आमूलवादी सर्वाधिकारवादी। देखिए कितनी, ये क्वेश्चन तो पूछ लेता आनंद आ जाए। सर्वाधिकारवादी, अब आप मुझे अंतर बताओगे इसका। एक होती है रूढ़िवादी सर्वाधिकारवादी, एक होती है अधिनायकवादी यानी सत्ता, अथॉरिटेरियन बोलोगे आप इसको, सत्तावादी। और एक सत्तावादी और बताता है, आधुनिक सत्तावादी। अधिनायकवादी तो रुको रुको रुको, एक होती है सीधी रूढ़िवादी सत्तावादी भी है क्या? सीधी अधिनायकवादी है क्या? रुको, एक होती है रूढ़िवादी सत्तावादी, इसको सत्तावादी बोलो, अधिनायकवादी मत बोलो, अथॉरिटेरियन बोलो। डिक्टेटरशिप नहीं है ये, क्या है? अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन, रूढ़िवादी सत्तावादी। और एक है आधुनिक सत्तावादी, आधुनिक अथॉरिटेरियन, मॉडर्न। अब आप बिल्कुल नहीं रटने की जरूरत है आपको। अमूलवादी सर्वाधिकारवादी, गुड। स्टालिन के टाइम कौन? यूएसएसआर। अब ये मैंने इसको सर्वाधिकारवादी तो कह दिया, लेकिन इसको अमूलवादी सर्वाधिकारवादी क्यों कह दिया बताओ? मार्क्सवादी है ना, रेडिकल चेंज करते हैं, ये है। मैंने रूढ़िवादी सर्वाधिकारवादी कौन है बताओ? जो अमूलवादी नहीं है बल्कि रूढ़िवादी है, वो नरजातीयता का नाम लेता है। नरजातीयता, धर्म, भाषाएं, जाताएं, नीली आंखें, राष्ट्र वगैरह, ये तो कौन से मुद्दे होते हैं? रूढ़िवादी। जातियां, नरजातियां, धर्म तो रूढ़िवादी मुद्दे होते हैं। सर्वाधिकारवादी तो है लेकिन नरजातीयता का, जातियों का, इनका प्रयोग करता है, दूसरी जातियों को खत्म करता है, गालियां देता है। वो कौन है बताओ? वो है हिटलर। हिटलर की कौन सी? जर्मनी, यानी नाजी जर्मनी। समझ गए आप? हिटलर जर्मनी में नाजी जर्मनी, इसको नाजी जर्मनी कह दो। नाजी पार्टी थी ना इसकी, नाजी जर्मनी। रूढ़िवादी सत्तावादी, देखिए सर्वाधिकारवादी नहीं है। आप बताओ अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन में क्या फर्क होता है? अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन में, अथॉरिटेरियन सिर्फ राजनीतिक हस्तक्षेप करता है, टोटलिटेरियन हर एक मामले में हस्तक्षेप करता है। तो रूढ़िवादी सत्तावादी कहां पाई जाती है? स्पेन में। और अब आ गई है आधुनिक सत्तावादी, मॉडर्न अथॉरिटेरियन कहां पाई जाती है? ब्राजील में। अब आ गई थोपी हुई, जहां से चीजें थोपी जाती है ऊपर से माई बाप कह के कि हम करेंगे इसका विकास। ये है घाना, ये है तंजानिया, और ये कहां है? नाइजीरिया। यहां ठेका लेते हैं कुछ लोग मॉडर्नाइजेशन करने का, ठीक है। घाना में वाना एना कुरुमा, वो कहता मैं, ये थोपी हुई आधुनिकीकरण व्यवस्थाएं थोपते हैं ऊपर से, होने नहीं चाहते, जबरदस्ती करते हैं तुम्हें मॉडर्न करेंगे। वो कहते हम तो कबीले रहेंगे, कि नहीं कबीले कैसे रहोगे? घाना और नाइजीरिया में थोपी हुई आधुनिकीकरण शील है ये। अब आमंड ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के आधार पे देश कितने प्रकार के, राजनीतिक व्यवस्थाएं कितने प्रकार की बताइए? 3। एक होती है आदिम, जहां कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दूसरी होती है ट्रेडिशनल, और तीसरी होती है मॉडर्न। सबसे ज्यादा राजनीतिक विकास कहां हो रखा है? मॉडर्न में हो रखा है। अब हमने देखा कि इनकी विशेषताएं हैं, एक आवर्तिक है, एक शासकीय और राजनीतिक विभेदीकरण है, और एक में राजनीतिक विभेदीकरण। फिर हमने जो मॉडर्न की थी उसको भी कितने प्रकार का किया? 3 प्रकार का। कौन कौन सा किया? एक डेमोक्रेटिक है, एक अथॉरिटेरियन है, और एक है थोपी हुई। फिर हमने लोकतंत्र भी 3 प्रकार के किए। एक जो उपव्यवस्था है बहुत ज्यादा स्वायत्त है, कम सुनियोजित और कम स्वायत्त है। सत्तावाद भी 4 प्रकार का किया, आमूलवादी सर्वाधिकारवाद, रूढ़िवादी
सर्वाधिकारवाद। इंग्लिश देख लेना, रूढ़िवादी, सत्तावादी और आधुनिक सत्तावादी। थोपिविकी गाना में और नाइजीरिया में। कितने विचारक पूरे हो गए? 2 विचारक। अब ये बताओ, ये साथ में तो कहते हैं कि हम क्या हैं? मूल्यों से निरपेक्ष हैं और अपने आप को अच्छा बता रहे कि ये सबसे अच्छी है और ये घटिया है। इसकी आलोचना कर रहे हैं, स्टालिन की, इनकी। तो इसका तात्पर्य है कि ये सारी जो राजनीतिक विकास का कंसेप्ट है, ये भी क्या है? उदारवाद की ओर झुका हुआ है। गनसीमैन क्या बोलता है? ये किसका विकल्प है? मार्क्सवाद का विकल्प है। अब ये तो हो गई है चर्चाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।